हेलो स्टूडेंट्स, मैं रानू अग्रवाल। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रोडक्शन फंक्शन का पार्ट 1 देखा था। आज हम उसके आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन टीपी, एपी एंड एमपी, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट में क्या रिलेशनशिप होता है। तो पहला है कि AP curve is the slope of the straight line from the origin to each point on the TP curve and MP curve is the slope of the TP curve at each point। इसको हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि ये मान लो प्रोडक्शन फंक्शन हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग प्रोडक्शन को बताते हैं और एक्स एक्सिस पे हम लोग वेरिएबल फैक्टर को बताते हैं। ठीक है, मान लो वेरिएबल फैक्टर लेबर है और टोटल प्रोडक्शन कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, और लेबर भी 1 2 3 4 5 6। तो एवरेज प्रोडक्शन क्या होगा? एवरेज प्रोडक्शन क्या होता है? टोटल प्रोडक्ट अपॉन वेरिएबल फैक्टर मीन्स नंबर ऑफ लेबर एम्प्लॉयड। तो इस तरह से हम लोग एवरेज प्रोडक्ट निकालते हैं। तो कभी भी ढाल की जब बात होती है तो ढाल क्या होता है? चेंज इन वाई एक्सिस और डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस। तो जब एपी की बात हो रही है तो यहाँ पर वाई एक्सिस में पूरे टीपी को ले रहे हैं हम और एक्स एक्सिस में पूरे लेबर एम्प्लॉयड जितने भी हैं उनको ले रहे हैं। तो एपी कर्व क्या बताएगा? ओरिजिन से टीपी कर्व के इच पॉइंट पर स्ट्रेट लाइन जो भी खींची गई है उसका ढाल ये बताएगा। और एमपी कर्व क्या होता है? एमपी कर्व मान लो ये है, यहाँ पर हम लोग टोटल प्रोडक्ट को बता रहे हैं और यहाँ पर हम लोग नंबर ऑफ लेबर को बता रहे हैं, एम्प्लॉयड को बता रहे हैं। तो एमपी क्या होता है? चेंज इन टोटल प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन लेबर। तो ये क्या बता रहा है? चेंज इन टोटल प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन लेबर। यहाँ पर हम लोग वाई एक्सिस में चेंज को ले रहे हैं टीपी के और एक्स एक्सिस में हम लोग लेबर के चेंज को ले रहे हैं, वेरिएबल फैक्टर में जो चेंज हो रहा है उसको ले रहे हैं। तो एमपी कर्व इज द स्लोप ऑफ द टीपी कर्व एट इच पॉइंट। हर पॉइंट पे ये बताएगा स्लोप को। एमपी कर्व टीपी कर्व के हर पॉइंट पर जो चेंज हो रहा है स्लोप में उसको बताएगा। नेक्स्ट है व्हेन एपी इज मैक्सिमम। जब एपी मैक्सिमम होगा तो एमपी इज इक्वल्स टू एपी होगा। जब भी एपी की वैल्यू मैक्सिमम होगी उस मैक्सिमम पॉइंट पे वो एमपी के बराबर हो जाएगा। व्हेन टीपी इज मैक्सिमम, जब टीपी मैक्सिमम होगा तो एमपी इज इक्वल्स टू 0 होगा। व्हेन टीपी इज फॉलिंग, जब टीपी गिरने लगेगा, इस तरह से होता है टीपी। तो जब टीपी गिरने लगेगा तब एमपी जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, इस पॉइंट पर वो नेगेटिव हो जाएगा। जब गिरने लगेगा तो एमपी की वैल्यू नीचे आ जाएगी। इसके बाद एज लॉन्ग एज टीपी इज पॉजिटिव, एपी इज पॉजिटिव। जब तक के टोटल प्रोडक्ट पॉजिटिव रहेगा तब तक के एपी भी पॉजिटिव रहेगा। इस तरह से जब टीपी है तो यहाँ तक के हर जगह टीपी पॉजिटिव है तो एपी भी तब तक पॉजिटिव ही रहेगा। बोथ एपी एंड एमपी कर्व्स आर इन्वर्टेड यू शेप। ये जो दोनों हैं एपी और एमपी कर्व, ये दोनों कर्व इन्वर्टेड यू शेप के होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये शेड्यूल है हमारे पास टीपी, एपी और एमपी का। तो इसमें देख रहे हैं कि इसमें किस तरह से बढ़ते और घटते हैं। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जब ये 0 है तो टोटल प्रोडक्ट 0 है, एवरेज प्रोडक्ट 0, मार्जिनल प्रोडक्ट इसको हम बता नहीं सकते। फिर जब फर्स्ट यूनिट एम्प्लॉय की गई लेबर की तो टोटल प्रोडक्ट हो जाता है 4, एवरेज प्रोडक्ट हो जाएगा 4, क्योंकि एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है? एपी इज इक्वल्स टू होता है टीपी अपॉन लेबर एम्प्लॉयड। ठीक है, या फिर वेरिएबल प्रोडक्ट, वेरिएबल फैक्टर एम्प्लॉयड। और एमपी क्या होता है? चेंज इन टीपी अपॉन चेंज इन लेबर। तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग? चेंज इन टीपी मीन्स 4 - 0 और चेंज इन लेबर -1 - 0। तो मतलब ये क्या हो गया? 4/1। तो एमपी भी यहाँ पर 4 हो गया। नेक्स्ट है जब सेकेंड लेबर एम्प्लॉय किया गया तो टोटल प्रोडक्ट हो गया 10। फिर क्या हो गया? एवरेज प्रोडक्ट हो गया 5, मार्जिनल प्रोडक्ट हो गया 6। तो इस तरह से आप इसको
कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके फंक्शंस किस फेज पे ये बढ़ रहा है, किस फेज पे घट रहा है, ये हम लोग अभी आगे देखेंगे। ये देखिए, इसमें यहाँ पर ये टोटल प्रोडक्ट कर्व है। टोटल प्रोडक्ट कर्व में जब ये है हमारा एमपी कर्व और ये है एपी कर्व, ठीक है। जब एपी मैक्सिमम है, एपी यहाँ पर मैक्सिमम है, जब एपी मैक्सिमम होगा तो वो एमपी के बराबर होगा। ये एमपी यहाँ पर काट रहा है, तो जब एपी मैक्सिमम पॉइंट पर होगा तो वो एमपी के बराबर होगा। और जब टीपी अपने मैक्सिमम पॉइंट पे होगा तब एमपी 0 होगा, और जब टीपी घटना शुरू हो जाएगा तो एमपी नेगेटिव हो जाएगा। ओके, यही हम लोगों ने अभी शुरू में देखा था। अब देखते हैं हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी। MP at any point on the TP curve is the slope of the TP curve. At that point, the value of slope rises, then falls till TP is maximum. ये हम लोगों ने शुरू में देखा था। The value of slope rises, then falls till TP is maximum. शुरू में MP की जो वैल्यू होती है वो शुरू में ये जो स्लोप होता है ये बढ़ता हुआ होता है, उसके बाद वो तब तक फिर उसके बाद तो धीरे धीरे घटने लगता है, पर फिर भी वो बढ़ता हुआ रहता है जब तक कि टीपी अपने मैक्सिमम पर नहीं पहुंच जाता। नेक्स्ट है एमपी कर्व राइजेस इनिशियली रीचेस अ मैक्सिमम एंड डिक्लाइंस आफ्टर दैट। एमपी कर्व शुरू में बढ़ता है, फिर अपने मैक्सिमम पे पहुंच जाता है, उसके बाद वो घटने लगता है। व्हेन टीपी इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट एमपी इंक्रीजेस। जब टीपी इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है तब एमपी भी इंक्रीज होने होता है। फोर्थ है व्हेन टीपी इंक्रीजेस इन डिक्रीजिंग रेट। जब टीपी डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है तब एमपी डिक्रीज होता है। ये टीपी कर्व है, कुछ इस तरह से होता है, तो यहाँ तक के टीपी इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है, फिर यहाँ पर डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है और यहाँ से ये घटने लगता है। तो जब तक ये इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है तब तक एमपी इंक्रीज होता है। जब वो डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है तब एमपी घटने लगता है, और जब ये मैक्सिमम पे होता है तो ये पहुंच जाता है अपने 0 पे, और जब ये गिरने लगता है तो एमपी नेगेटिव हो जाता है। ओके, व्हेन टीपी इज मैक्सिमम एमपी 0। जब टीपी मैक्सिमम में होगा तो एमपी 0 होगा। व्हेन टीपी फॉल्स एमपी इज नेगेटिव। ये जब टीपी घटने लगेगा, गिरने लगेगा, तब एमपी नेगेटिव हो जाएगा। देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी। बोथ एमपी एंड एपी कर्व्स आर डिराइव्ड फ्रॉम टीपी कर्व। एपी जो होता है वो क्या होता है, टीपी अपॉन एल, है ना, मतलब टीपी पे डिपेंड करता है एपी, तो डिराइव किससे हुआ, टीपी से। एपी इक्वल्स टू टीपी अपॉन एल होता है, और एमपी इक्वल्स टू होता है डेल टीपी अपॉन डेल एल। तो एमपी कर्व भी कहाँ से डिराइव हुआ, टीपी कर्व से। तो बोथ एपी एंड एमपी कर्व्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द टीपी। सेकेंड है जब एमपी कर्व बड़ा होता है एपी से, है ना, तो जब एपी कर्व बढ़ता हुआ होता है तो एमपी कर्व भी बढ़ता है और एपी कर्व से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है और हमेशा एपी कर्व के ऊपर होता है। लेकिन जब एमपी कर्व घटता हुआ होता है तो एपी कर्व भी घटता है, लेकिन इस समय ये एमपी कर्व एपी कर्व से ज़्यादा तेज़ी से घटता है और एपी कर्व के नीचे होता है। जब एमपी इक्वल्स टू एपी है तो एपी मैक्सिमम होगा और एमपी कर्व कट्स एपी कर्व एट इट्स मैक्सिमम पॉइंट। हम लोगों ने पहले देखा ये। व्हेन एपी इज लेस देन एपी, एपी फॉल्स, एमपी कर्व लाइज बिलो एपी कर्व। इस समय एपी कर्व एमपी कर्व के नीचे होता है। व्हेन बोथ एपी एंड एमपी कर्व्स आर फॉलिंग, एमपी कर्व फॉल्स एट फास्ट रेट। हम लोगों ने देखा द रीजन फॉर ऑल इन बोथ एपी एंड एमपी वैल्यूज इज फुल यूटिलाइजेशन ऑफ द फिक्स्ड फैक्टर। इसको हम लोग अभी आगे और क्लियर करेंगे। बोथ एपी एंड एमपी कर्व्स आर इन्वर्टेड यू शेप्ड। व्हेन एमपी इज एट इट्स मैक्सिमम इट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जब एमपी कर्व अपने मैक्सिमम पे होता है तो इसे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। रिटर्न्स टू अ फैक्टर, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन या फिर परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम इसमें होता क्या है, जैसे जैसे हम परिवर्तनशील चर या फिर परिवर्तनशील फैक्टर या फिर वेरिएबल फैक्टर, जिसका एग्जांपल हम लोगों ने लेबर लिया था, इसको बढ़ाते जाते हैं, जबकि जो फिक्स्ड फैक्टर है हमारे
उसको हम लोग निश्चित रखते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते। जो फिक्स्ड इनपुट्स हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं करते, लाइक भूमि या फिर कैपिटल, लैंड या फिर कैपिटल, इन सब में परिवर्तन नहीं करते। केवल जो वेरिएबल फैक्टर है, जो हम लोगों ने लेबर एज एन एग्जांपल लिया था, उसको बढ़ाते जाते हैं। तो शुरू में कुल उत्पाद बढ़ता जाएगा, जो टोटल प्रोडक्ट है वो बढ़ता जाएगा, और ये जो बढ़ेगा तो ये बढ़ती हुई दर से बढ़ेगा, फिर ये घटती हुई दर से बढ़ेगा, और अंत में ये गिरने लगेगा। यदि इसे हम सीमांत उत्पाद के टर्म्स में कहें तो एम्प्लॉयमेंट के एक निश्चित स्तर तक सीमांत उत्पाद बढ़ता जाता है, उसके बाद ये घटने लगता है पर पॉजिटिव रहता है, और अंत में ये नेगेटिव हो जाता है। द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट as we employ more and more units of variable input, keeping other inputs fixed, the total product increases at increasing rate in the beginning, then increases at diminishing rate, and finally starts falling. Okay. अब देखते हैं assumptions, क्या क्या assumptions हैं। तो पहला है state of technology remains the same. टेक्नोलॉजी जो है, तकनीकी स्तर है, वो नियत रहेगी। ऑल यूनिट्स ऑफ द वेरिएबल फैक्टर लेबर आर होमोजीनस। जो वेरिएबल फैक्टर है, लाइक हम लोगों ने यहाँ पर लिया लेबर, है ना, जो वेरिएबल फैक्टर लेबर लिया हम लोगों ने, तो लेबर में जो श्रमिक हैं उनकी कार्य क्षमता को बराबर माना जाएगा। सभी लेबर जो है उनकी कार्य क्षमता बराबर मानी जाएगी। देयर मस्ट ऑलवेज बी अ फिक्स्ड इनपुट एंड डिमिनिशिंग रिटर्न्स रिजल्ट ड्यू टू फिक्स्ड सप्लाई ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। एक जो इनपुट होगा वो फिक्स्ड इनपुट होगा, जिसकी हम लोग सप्लाई को परिवर्तित नहीं कर सकते। फेजेस ऑफ प्रोडक्शन। फेजेस ऑफ प्रोडक्शन में जब टीपी, ये टीपी है, ये टीपी की वैल्यूज़ हैं, ये एमपी की वैल्यूज़ हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम लोगों ने वेरिएबल फैक्टर एज अ लेबर एम्प्लॉय किया है। तो जब फर्स्ट लेबर एम्प्लॉय किया तो टोटल प्रोडक्ट 4 था, मार्जिनल प्रोडक्ट भी 4 था। फिर जब सेकेंड लेबर एम्प्लॉय किया तो टोटल प्रोडक्ट बढ़कर हो गया 14, मार्जिनल प्रोडक्ट हो गया 10। थर्ड हम लोगों ने जब लेबर एम्प्लॉय किया तो टोटल प्रोडक्ट हो गया 34 और मार्जिनल प्रोडक्ट हो गया 20। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि पहले ये जो था मार्जिनल प्रोडक्ट, ये 0 से 4 हुआ, इंक्रीज़ कितना हुआ 4, फिर 4 से 10 हुआ, इंक्रीज़ कितना हुआ 6, फिर 10 से 20 हुआ, इंक्रीज़ कितना हुआ 10। तो ये क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। तो जब तक कि मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, ये हो जाएगा हमारा फेज़ 1, ठीक है। यहाँ तक के टोटल प्रोडक्ट भी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है तो टोटल प्रोडक्ट भी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। ये हो गया हमारा फेज़ 1। अब जैसे ही हम लोगों ने 4th यूनिट ऑफ लेबर एम्प्लॉय किया, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट हो गया 50 और मार्जिनल प्रोडक्ट हो गया 16। तो यहाँ पर क्या हो गया कि ये घटा, मार्जिनल प्रोडक्ट घट गया। ये टोटल प्रोडक्ट तो बढ़ा, 34 से 50 हो गया, लेकिन मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो गया, 4 घट गया। अब मार्जिनल प्रोडक्ट घटने लगा है, यहाँ से मार्जिनल प्रोडक्ट घटने लगा है। तो जहाँ से मार्जिनल प्रोडक्ट घटना शुरू हो गया वो हो गया हमारा फेज़ 2। अब 5th लेबर एम्प्लॉय किया हम लोगों ने, यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट हो गया 62 और मार्जिनल प्रोडक्ट हो गया 12। यहाँ पे फिर बढ़ गया, फिर घट गया, -4 हो गया। फिर 6वां लेबर एम्प्लॉय किया, ये 70 हो गया, ये 8 हो गया, फिर से -4, फिर 7 हो गया, ये 74 और ये 4, फिर से -4 हो गया और इसके बाद ये 0 हो गया। तो जब तक 0 नहीं हो जाता तब तक हम सेकेंड फेज पे रहते हैं। फिर थर्ड फेज में क्या होता है कि मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाता है। थर्ड फेज में मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाता है। अब देखते हैं कि क्या रीजंस हैं जिसके कारण फर्स्ट फेज में इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिलते हैं, सेकेंड फेज में डिक्रीजिंग रिटर्न्स मिलते हैं और थर्ड फेज में नेगेटिव रिटर्न्स मिलते हैं। तो पहला है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। जो स्थिर फैक्टर्स हैं, जो एक स्थिर इनपुट हैं, जो स्थिर आगतें हैं, उनका अंडर यूटिलाइजेशन होता है। लाइक एक लैंड है, भूमि है, 100 एकड़ भूमि है। अब उसमें हम लोगों ने शुरू में लेबर लगा के रखा है अब तो एक लेबर पूरी 100 एकड़ भूमि को तो जोत नहीं पाएगा, वो अपनी कार्य क्षमता के अनुसार
भूमि को जोतेगा, तो इसका क्या मतलब हो रहा है कि जो भूमि की क्षमता थी उसको तो एक लेबर उसकी पूरी क्षमता भी लगा लेता है एक लेबर, तो भी भूमि की जो प्रोडक्टिविटी उस उतना प्रोडक्शन नहीं कर सकता, वो कितनी भी मेहनत कर ले। तो अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर, इस समय हम जितना लेबर बढ़ाते जाएंगे उतना ज़्यादा प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ती जाएगी, उतना ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा। सेकेंड है इंडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर्स। इंडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर्स में हम लोग ये बोल सकते हैं कि एक इकोनॉमिस्ट थी मिसेस जॉन रॉबिन्सन, उन्होंने कहा कि कुछ स्थिर साधनों को विभाजित नहीं किया जा सकता, उन्हें शुरू से एक निश्चित मात्रा में उपयोग करना होता है। जैसे कि भूमि, शुरू में इसमें कम श्रमिकों के द्वारा उत्पादन करने पर उसकी क्षमता के अनुरूप उत्पादन प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे जैसे परिवर्तनशील साधनों की मात्रा बढ़ाई जाती है, इनका अनुकूलतम प्रयोग होने लगता है एवं उत्पादन में वृद्धि होने लगती है। ठीक है। थर्ड पॉइंट है स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर। इसमें क्या होता है कि पर्याप्त मात्रा में श्रमिकों की उपस्थिति होने पर उन्हें जिस कार्य में ज़्यादा योग्य है उस कार्य में लगा दिया जाता है। अब उसी काम को वो बार बार करते रहते हैं, तो उसमें उन श्रमिकों में उस कार्य को करने के लिए दक्षता आ जाती है और उन्हें वह कार्य करने में पहले से कम समय लगेगा, जिससे कि उत्पादन में वृद्धि होने लगती है। ये हो जाता है स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर। तो इस वाले फेज में जो विवेकशील उत्पादक है, रेशनल प्रोड्यूसर है, वो उत्पादन नहीं करता है, मतलब इस समय तो बढ़ता हुआ होता है, तो उत्पादन करता है पर इस स्थिति में टिके हुए रहना नहीं चाहता, इसके आगे वो बढ़ता है। सेकेंड फेज में डिमिनिशिंग रिटर्न्स मिलते हैं। डिमिनिशिंग रिटर्न्स कैसे मिलते हैं कि इस समय ऑप्टिमल यूज़ ऑफ फिक्स्ड फैक्टर होने लगता है, मतलब फर्स्ट फेज के अंत में हम लोग जितने लेबर की रिक्वायरमेंट थी उतने लेबर उस लैंड में लगा चुके हैं, तो हर एक्स्ट्रा लेबर के साथ हमको प्रोडक्शन ज़्यादा मिलता गया। लेकिन अब क्या हो गया है कि लैंड में जितने लेबर की आवश्यकता थी उतने लेबर ऑलरेडी लगाए जा चुके, अब एक एक्स्ट्रा लेबर लगाओगे तो उसकी आवश्यकता तो नहीं है, तो वो क्या करेगा, एक एक्स्ट्रा लेबर उत्पादन तो करेगा पर उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी अब पहले की तुलना में कम हो जाएगी, इसलिए डिक्रीजिंग रिटर्न्स आने लगेंगे। फेज में क्या होता है, नेगेटिव रिटर्न आने लगते हैं, मतलब अब जो फिक्स्ड फैक्टर है उसका ओवर यूटिलाइजेशन होने लगता है, इसलिए अब नेगेटिव रिटर्न्स आने लगते हैं। अब हम इस डायग्राम में देखते हैं कि फेज़ 1 कहाँ से कहाँ तक है, फेज़ 2 कहाँ से कहाँ तक और फेज़ 3 कहाँ से कहाँ तक है। ये है हमारा टोटल प्रोडक्ट का कर्व, ये है हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट का कर्व। तो यहाँ से यहाँ तक जब टीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है तो होगा फेज़ 1, और यहाँ एमपी भी बढ़ रहा है। फिर सेकेंड फेज में क्या होगा कि टीपी बढ़ रहा है पर डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, और यहाँ पर क्या होगा, एमपी गिरने लगेगा, एमपी घटने लगेगा। यहाँ पर होगा हमारा सेकेंड फेज। और थर्ड फेज जब टीपी घटने लगेगा, तो जब यहाँ पर टीपी मैक्सिमम होगा तब एमपी 0 हो जाएगा, और जब टीपी घटने लगेगा तो एमपी नेगेटिव हो जाएगा। रीजन्स बिहाइंड इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, ये कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स के लिए रीज़न है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। हम लोगों ने देखा था कि एक फिक्स फैक्टर लाइक लैंड है, तो यदि उस पर काम करने के लिए लेबर सफिशिएंट नहीं है तो उसका यूटिलाइजेशन अंडर यूटिलाइजेशन होगा। इंडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर, जो लैंड है वो इंडिविजिबल फैक्टर है, उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, तो उस पर काम करने के लिए पर्याप्त मात्रा में श्रमिकों की आवश्यकता होगी ही। जब तक उतनी मात्रा में श्रमिक नहीं होंगे तब तक कि वो अपना वो अंडर यूटिलाइजेशन के स्टेज में रहेगा और ऑप्टिमम प्रोडक्शन नहीं दे पाएगा। स्पेशलाइजेशन ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, यहाँ पर जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा लेबर का होता जाएगा तो हर लेबर के लिए अपना अपना स्पेसिफिक डिवीजन होगा, वो उसी काम को बार बार करेंगे। जब कोई व्यक्ति एक ही काम को बार बार करता है तो उसमें वो दक्षता हासिल कर लेता है और उसके कारण वो उस कार्य को कम समय में करने में भी सक्षम हो जाता है, तो जिसके कारण प्रोडक्शन बढ़ेगा।
नेक्स्ट है रीजंस फॉर डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ वेरिएबल फैक्टर, ऑप्टिमम यूज ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, हम लोगों ने ये ऑलरेडी डिस्कस किया है, और लैक ऑफ परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स बिटवीन फैक्टर्स. ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर इन स्कैर्स सप्लाई. व्हेन देयर इज एन इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स ऑफ अ फैक्टर विद अनदर फैक्टर, रिटर्न्स स्टार्ट डिमिनिशिंग. सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोडक्शन फंक्शन. होप आप लोगों को समझ में आया होगा.